Students, today's topic मॉडर्न हिस्ट्री, इसका नेक्स्ट पार्ट है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास का स्रोत कौन कौन से हैं, यानी सोर्सेस कौन कौन से थे। इस काल की जानकारी के विभिन्न स्रोत प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत की दो श्रेणियों में बांटे जा सकते हैं। प्राथमिक स्रोत सरकारी रिपोर्ट, पुस्तक तथा चित्रकारी जैसी लिखित और कलात्मक दस्तावेज तथा स्मारक और कलाकृतियों जैसे मूर्त वेदताओं द्वारा खोजे गए अवशेष हैं। इनमें से बहुत से स्रोत संग्रहालयों और कला विधियों में सुरक्षित रखे गए हैं। इन प्राथमिक स्रोतों का अध्ययन करने के बाद इतिहासकारों द्वारा निकाले गए निष्कर्षों को द्वितीयक स्रोत कहते हैं। ये रिपोर्ट पुनः निरीक्षण, प्रतिवेदन, आलेख और पुस्तकों के रूप में उपलब्ध है। नेक्स्ट, व्यवस्था में परिवर्तन, चेंज इन सिस्टम, मशीनीकरण का युग आया। मैंने कल डिस्कस किया था कि आधुनिक युग में मशीनों का प्रयोग करना आवश्यक हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति में जैसे ही मशीनों का प्रयोग किया तो यहीं से औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हो गई, यानी आधुनिक युग में औद्योगिक क्रांति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नए नए हमने उद्योग खड़े किए, है ना, फैक्ट्रियाँ खड़ी करी, रेल, परिवहन, दूर संचार इत्यादियों के लिए हमने क्या किया, एक व्यवस्था लागू करी और वही चीज़ आज क्रांति है। जैसे कि मान के चलिए एक फ़ोन, सेल फोन क्या औद्योगिक क्रांति है, यानी कि एक व्यक्ति के पास आज फ़ोन नहीं, एक फैमिली में अगर 5 लोग हैं तो मैं कह रहा हूँ कि 5 नहीं, मैं 10 मानता हूँ, 10 मोबाइल है, हर व्यक्ति के पास 2-2 मोबाइल होता है, छोटा होता है, बड़ा अलग होता है। ठीक है, ये क्या है, औद्योगिक क्रांति है। और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी, अफ्रीका में हुई थी, यानी इंग्लैंड के साथ साथ अफ्रीका में भी औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से आरंभ हुई और शीघ्र ही पूरे यूरोप में फैल गई। वस्त्र उद्योग में सबसे पहले मशीन लगाई गई, सूत काटने, चरखा चलाने, पंचचक्की चलाने, करघा और कपास की धुनाई के यंत्रों का आविष्कार हो जाना। वस्त्र उत्पाद में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई। कुछ समय के उपरांत इस क्रांति से भी प्रमुख उद्योग प्रभावित हुए। उद्योगों की वृद्धि के साथ ही यूरोप में औद्योगिकृत राष्ट्रों को 2 तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। पहली समस्या विनिर्माण उद्योग में प्रयोग किए जाने वाले कच्चे माल को प्राप्त करने की उत्पन्न हुई। दूसरी समस्या इन विनिर्माण उद्योग से होने वाले उत्पादन को घरेलू खपत के अतिरिक्त बेचने के लिए बाजार को खोजने की थी। इसी कारण यूरोपीय देशों ने एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में उपनिवेश स्थापित किया। यानी इंग्लैंड ने एशिया के कई देशों में क्या किया, उपनिवेश स्थापित किया, क्रांति लाई। जैसे कि जेम्स वार्ड ने भाप का इंजन बनाया। पूंजीवाद का उदय, यानी जैसे जैसे हमने व्यापार प्रारंभ किया वैसे वैसे कैपिटल यानी पूंजी क्या हो गई, बढ़ने लगी। पूंजीवाद का उदय, औद्योगिकरण से यूरोप में सामंतवाद का पतन हो गया। इसके स्थान पर पूंजीवाद कही जाने वाली एक नई सामाजिक व्यवस्था आई। यानी पूंजीवाद का मतलब होता है कि अधिक से अधिक पैसा आना। यानी एक व्यक्ति के पास अगर 5 रुपये हैं तो अचानक उसके पास 50, 100, 200, 1000, 3000 यानी रोज आता है, तो वो क्या हो गया, पूंजीपति हो गया। ठीक है। आगे कह रहा है कि राष्ट्रवाद का विचार। राष्ट्रवाद की विचारधारा क्या है। अमेरिका और फ्रांसीसी क्रांतियों में राष्ट्रवाद की विचारधारा को बल मिला। इससे पहले यूरोप के हिस्सों में तथा बाद में समूचे विश्व के लोग एक राष्ट्र विशेष के रूप में अपना अस्तित्व बनाने को तत्पर हो उठे। इस भावना के विकास से राज्य बनने लगे। असंख्य छोटे छोटे समूहों में बटे हुए यूरोप के देश अब एकता में आबद्ध होने का प्रयास करने लगे। विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने और स्वतंत्र राष्ट्र राज्य बनाने के प्रयत्न 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बहुत तेज होने लगे। यूनान, पोलैंड, जर्मनी, इटली और यूरोप के कई ऐसे देश थे जो उपनिवेश हो गए। ठीक है। आगे कह रहे हैं
कि बहुत से अन्य देशों में राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में प्रयत्न होने लगे। ऑटो वान बिस्मार्क के प्रयासों से जर्मनी एक एकीकृत राज्य के रूप में उभरा। इटली के एकीकरण का आंदोलन ग्यूसेपे गैरिबाल्डी तथा ग्यूसेपे मैज़ीनी के नेतृत्व में किया गया। वे इटली को एक संगठित तथा स्वतंत्र राष्ट्र बनाने में सफल हुए। 20वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद की यह भावना पूरे विश्व में फैल गई। ठीक है, आज हम इस टॉपिक को यहीं कंप्लीट करते हैं। ओके, कल फिर मिलेंगे। मैं जब तक आपको वीडियो सेंड कर रहा हूँ उसको समझना है। ठीक है, इससे रिलेटेड जो टॉपिक है वो भी दूंगा, आपको उसको समझना है। ओके, गुड डे बेटा।